Expectations is high, really high, very high. Definitely we want to change because of last 17 or 18 years we suffered a lot, and it's not for 17 or 18 years. It's happening from the I'll say after the liberation, day by day it uprised. So we want something different now. बांग्लादेश की फिजाओं में चुनावी शोर है। पोस्टरों से पटे चौराहे, नारों से गूंजती गलियां और हर चेहरे पर एक ही सवाल है कि आखिर सत्ता की कुर्सी किसके हाथ लगेगी। दरअसल 12 फरवरी को बांग्लादेश एक बार फिर लोकतंत्र की परीक्षा देने जा रहा है, लेकिन इस बार ये चुनाव सिर्फ ढाका की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत की रणनीति के लिए भी बड़ा इम्तिहान बनता दिख रहा है। बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है और ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन का नहीं बल्कि देश की दिशा तय करने वाला सबसे अहम इम्तिहान बन गया है। अब बांग्लादेश की राजनीति में दो नई या यूं कहें कि पुरानी ताकतें पूरे दमखम के साथ आमने सामने हैं। बांग्लादेश में 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव और जनमत संग्रह 12 फरवरी को होगा। चुनाव सुबह 7:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगा। पूरे बांग्लादेश की 299 सीटों पर पारदर्शी बैलेट बॉक्स और कागजी मतपत्र से मतदान होगा। अंतरिम सरकार ने कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं क्योंकि चुनाव से पहले बांग्लादेश में जमकर हिंसा हो रही है। खास बात यह है कि चुनाव के साथ ही जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी होगा। ये दस्तावेज बांग्लादेश की भविष्य की दिशा तय करेगा। बांग्लादेश की सियासत एक बार फिर ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां इतिहास, सत्ता और सड़कों का गुस्सा तीनों आमने सामने है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस देश में कभी चुनावी मुकाबला अवामी लीग बनाम विपक्ष हुआ करता था, आज वहां तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। अगस्त 2024 की हिंसक लपटों के बाद अवामी लीग सत्ता से बाहर ही नहीं हुई बल्कि उसकी राजनीतिक गतिविधियों पर भी ताला लग गया। अब बांग्लादेश में एक तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी जो शेख हसीना के कार्यकाल में विपक्ष की आवाज हुआ करती थी और दूसरी तरफ बांग्लादेश जमात इस्लामी जो कभी बीएनपी की सहयोगी हुआ करती थी। आज ये दोनों दल मतदाताओं के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि इस चुनाव में दोस्ती की जगह तल्खी और गठबंधन की जगह मुकाबले ने ले ली है। अब आप बांग्लादेश की सीट के समीकरण को समझिए। बांग्लादेश की संसद में कुल 350 सीटें हैं। इनमें से 300 सदस्य सीधे लोगों के जरिए चुने जाते हैं, जबकि 50 सीटों पर अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वहीं 50 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए रिजर्व हैं। हालांकि इनके लिए आम नागरिक मतदान नहीं करते, बल्कि चुनावों में 300 सीटें जीतने वाली पार्टियों को उनके अनुपात के हिसाब से महिला सांसदों को मनोनीत करने की शक्ति दे दी जाती है। इस बार के चुनाव में बीएनपी खुद को लोकतंत्र की वापसी का झंडा बरदार बता रही है, तो जमात इस्लामी धार्मिक पहचान और संगठनात्मक ताकत के सहारे जनता को साधने में जुटी हुई है। इस बीच अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस का एक फैसला सियासी बहस के केंद्र में शोर मचा रहा है। दरअसल अमेरिका और बांग्लादेश के बीच नई डील साइन हुई है, जिसे विपक्ष और सत्ता समर्थक दोनों अलग अलग नजरों से देख रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या ये डील अर्थव्यवस्था को संभालने की कोशिश है या फिर चुनाव से पहले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की रणनीति। बांग्लादेश ने 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले अमेरिका के साथ ट्रेड डील कर ली है। इस डील के तहत बांग्लादेश पर अमेरिकी टैरिफ पहले के 20% से घटाकर 19% कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक बांग्लादेश के टेक्सटाइल और अपैरल प्रोडक्ट्स पर अमेरिका छूट देगा। डील में इस बात का जिक्र भी है कि अमेरिकी कपास और मैन मेड फाइबर से बने बांग्लादेशी टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स के आयात को टैरिफ के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। जाहिर सी बात है कि इससे अमेरिका के लिए बांग्लादेश के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिलेगा। अमेरिका पहले से बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है। हालांकि इस डील में अमेरिका ने कई शर्तें भी रखी हैं, जो बांग्लादेश के लिए चैलेंज हो सकता है। चुनाव के 2 दिन पहले बांग्लादेश और अमेरिका की ये डील एक नई स्क्रिप्ट मानी जा रही है। जमाते इस्लामी के लिए यानी चुनावी फायदे का रोड मैप भी कह सकते हैं। हालांकि कई लोगों का मानना है कि बीएनपी चुनाव में सबसे आगे है,
लेकिन दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि जमात चौंका सकती है। इसलिए इस कड़ी को देखते हुए दोनों ही पार्टी शेख हसीना वाली अवामी लीग के समर्थकों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही हैं, खासकर उन सीटों पर जहां अवामी लीग मजबूत आधार रहा है। सभी पार्टियां देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय यानी हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन सच्चाई ये भी है कि चुनावी माहौल में अतीत के बर्ताव को जनता कभी भूलती नहीं है। There is no second class. Sir, All there of is us. no second class Yes, citizen. all of us. Sir, once the election commission said this is the historical We have election. no doubt. India is my nearest neighbor. बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों यानी हिंदुओं के लिए चुनाव के महज कुछ घंटे पहले जमात इस्लामी के सुप्रीमो का ये बड़ा बयान एक बड़ा सियासी दांव आजमा रहा है, वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में हुए हिंसा को देखते हुए जिस जमात इस्लामी को कट्टरपंथियों का ट्रेनर माना जा रहा था, तो वो अब इंसानियत की आड़ में सियासी राजनीति कर रहा है। लेकिन जमात इस्लामी का ये अंदाज़े बयां किस हद तक चुनाव में असर डाल सकता है, इसका निर्णय बस कुछ ही घंटों में होने वाला है। माना जा रहा है कि हिंदू वोट निर्णायक साबित हो सकता है, इसलिए नेता मंदिरों में भी जा रहे हैं, शिक्षा में हिंदुओं के योगदान की तारीफ कर रहे हैं। बीएनपी और जमात दोनों ने हिंदुओं की सुरक्षा का वादा किया है, जबकि ग्राउंड पर सच्चाई ये है कि हिंदुओं पर चुनाव से पहले कट्टरपंथी ताकतों के हमले हो रहे हैं। जमात प्रमुख और बीएनपी दोनों ने अल्पसंख्यकों को न्याय और बराबरी का भरोसा दिया है, लेकिन जमात की कठोर और कट्टर छवि के कारण हिंदुओं में बीएनपी की स्वीकार्यता ज्यादा मानी जा रही है। अगर इस चुनाव को भारत के नजरिए से देखें तो ये मिला जुला माना जा रहा है। रिपोर्ट के हिसाब से कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि बांग्लादेश में बीएनपी लिबरल सेंट्रिस्ट की जगह पर कब्जा कर रही है, जो कभी अवामी लीग के पास थी। उनका मानना है कि अगर बीएनपी सच में बांग्लादेश में अगली सरकार बनाती है तो भारत तारिक रहमान के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करेगा। तो वहीं दूसरी ओर इस्लामिस्ट पार्टी जमात इस्लामी का रुख साफ तौर पर भारत विरोधी है और जमात के साथ नई बनी स्टूडेंट्स पार्टी एनसीपी भी है, जो शेख हसीना के कारण भारत का विरोध कर रही है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि आखिर इस चुनावी दाव में बाजी कौन मारता है।